नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। लेट नाइट शो है डेफिनेटली, पर क्या करें, इतनी बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट्स आती हैं तो उनको छोड़ा जाता नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, सभी अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ। देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे 2 सोशल मीडिया हैंडल्स भी फॉलो करिए, ऑल्टरनेट मीडिया एक्स एंड गायत्री टीएम। टेलीग्राम पे जुड़िए बड़े आर्टिकल्स और पोस्ट के लिए व्हिच आर रिटन बाय सम लाइक सम लर्नेड पीपल, एलीट पीपल, इंटेलेक्चुअल पीपल, उस टाइप के आर्टिकल्स के लिए। एंड बहुत अच्छे-अच्छे उस पे सोशल मीडिया हैंडल्स भी हम शेयर करते हैं। सम हू आर रियली डूइंग वेरी गुड। तो आते हैं मुद्दे की तरफ। हमारे 2 भाग हैं, भारत के 2 ऐसे एरियाज़ हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। नेहरू जी तो इतना ध्यान कम जाता है, बोलते हैं बंजर ज़मीन है, अरे दे दो इन्हें गिफ्ट में। मतलब जैसे उनके बाप की खेती थी कि हमने उठाया और उनको दे दिया। मतलब उनको कभी ये समझ में नहीं आया था कि धरती है ना, मातृभूमि होती है। माँ तभी हम धरती माँ बोलते हैं। और हम इसलिए इसको धरती माँ बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हम निकले हैं, हमारे पूर्वज निकले हैं, उनका खून है, उनका पसीना है इस मिट्टी में। खैर, मैं 2 भागों की बात की थी, एक है लद्दाख, लेह लद्दाख का एरिया, और दूसरा हमारी 7 या 8 सिस्टर्स, सब अपने-अपने हिसाब से गिनती करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न। ये दोनों एरियाज़ को हमेशा नेग्लेक्टेड रखा गया है। और इसी वजह से इन दोनों एरियाज़ द्रोहियों का, या मैं ये बोलूँ एक्सटर्नल फोर्सेस का हमेशा से दबदबा रहा है। They have always seen this as gateway to invade or penetrate in Indian mainland region. हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पे ड्रग ट्रायंगल रहा है, वहाँ पर म्यांमार के होते हुए कुकीज़ आए, क्रिश्चियन मिशनरीज़ वहाँ पे बहुत एक्टिव हैं, हथियार आते हैं, पास्टर्स बने हुए लोग क्रिश्चियनिटी के नाम पर बड़ी-बड़ी नौटंकियाँ करते हैं, मतलब धमकियाँ भी देते हैं। और जो एक वेस्ट में सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो ड्रग रैकेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड चलाती है, वो वहाँ से पूरा इन्वेड करने की कोशिश कर रहे थे। हम उस पार्ट को कवर करते रहे रेगुलरली एंड डेडिकेटेडली। अब आते हैं लेह लद्दाख की तरफ। लेह लद्दाख एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन हो जाता है फॉर द रिसोर्सेज। पानी इतना है, द फ्रेश वाटर, जिसके लिए हमारे आसपास की कंट्रीज तड़प रही हैं, बेचैन हैं। उनको वो एरिया चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। वहां पर उपद्रव शुरू हो चुका है। ये भारत को घेरने के लिए चारों तरफ से जो चक्रव्यूह राजमाता ने बनाया था, युवा नेता की, भाई वो 60 साल के हैं, युवा नेता है, कोई बात नहीं, हक है उन्हें कहलाने का। तो जो चक्रव्यूह बनाया था उसका एक ये अहम भाग है। समझते हैं शिवम से। शिवम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स। सम वेरी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल आ रही है, बट वेरी डिस्टर्बिंग आल्सो। लेट्स सी। ओवर टू यू। जी, गायत्री जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। गायत्री जी के सभी हैंडल फॉलो कर लीजिए, जहां-जहां भी आपको न्यूज़ चाहिए सब कुछ अपडेट होगा। और जो कोई एक आधी न्यूज़ रह जाए तो मेरे चैनल है शिव चौधरी ऑफिशियल, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी चीज, गायत्री जी ने शुरुआत की जवाहरलाल नेहरू के उस वक्तव्य से, जहां उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा कि भैया वो तो बंजर भूमि है, वहां तो एक घास का तिनका भी नहीं उगता है। तो उसका एक बहुत बेहतर जवाब उसी संसद में महावीर त्यागी नाम के एक सांसद ने दिया। उन्होंने कहा साहब आपके सिर पर भी एक बाल नहीं उगता है, तो ये भी क्या चाइना को दे दिया जाए? तो बहुत सही है, अगर आपको उत्तर देने वाली हूं तो बहुत बेहतर रहता है। दूसरी चीज, आज जो लद्दाख में हो रहा है, देखिए मैंने लगभग 3 हफ्ते पहले एक वीडियो की थी कि किस तरीके से भारत में फ्लैश पॉइंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं मल्टीपल। मराठा आंदोलन के नाम पे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, अलग अलग बहुत सारी जगह है, उसमें एक फ्लैश पॉइंट लद्दाख भी है। और लद्दाख बहुत ही सेंसिटिव रीजन है, ना ही सिर्फ वो चाइना से लगता है, बिल्कुल गायत्री जी ने बहुत सही कहा, जो फ्रेश वाटर है। देखिए पाकिस्तान की लड़ाई जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, पाकिस्तान की लड़ाई कश्मीर के पानी के लिए है। और वो एक बड़ा सोर्स है, वहां से बहुत सारी नदियां जाती है, बहुत कुछ है, और चाइना की भी नजर उसके ऊपर रहती है। तो सरकार का एक एक्स्ट्रा नजर उसके ऊपर रहती है। जब से धारा 370 हटी है, तब से जो जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख है उसे यूटी बना दिया गया है। और तभी से जो लेह लद्दाख के लोग हैं वो एक मांग करते आए हैं, उनकी 4 मांगे हैं, उसको लेकर वो लगातार बार बार प्रदर्शन करते रहते हैं। उन्हीं 4 मांग को लेकर 10 सितंबर से एक बड़ा प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू होता है। 10 सितंबर से क्यों होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। और उनमें 4 मांगे रखी जाती हैं। पहली बात तो जान लेते हैं वो 4 मांगे क्या है। 4 मांगे रखी जाती हैं कि जो लेह लद्दाख है उसे एक फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि यहाँ पे 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, ओके। तीसरा है कि भैया यहाँ पर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी स्थापना की जानी चाहिए, ताकि बेहतर तरीके से जो यहाँ पर जॉब्स जनरेट होती है, सरकारी जॉब जनरेट होती है, उनका प्रबंधन कर सके, वो भी ओके है। जो दूसरी और तीसरी मांग है वो केंद्र सरकार ऑलरेडी मान चुकी है कि आपका एक एमपी हम बढ़ा देंगे,
रिप्रेजेंटेशन ताकि आपका बढ़ जाए, पब्लिक सर्विस कमीशन भी बन जाएगा। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण मांग इनकी है कि जो 6th शेड्यूल है उसके अंदर लद्दाख को लाना चाहिए। ऑलरेडी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम शेड्यूल में आते हैं। अब 6 शेड्यूल क्या है पहले ये जान लेते हैं। आर्टिकल 244 के तहत जो 6 शेड्यूल है वो ये कहता है कि कुछ ऐसे सर्टेन रीजन्स है जिनकी जो नेचुरल इकोलॉजी है, जो नेचुरल कल्चर है, जो उनका एक तरीके से हेरिटेज है, उनके संरक्षण के लिए उन्हें कुछ ऑटोनोमस पावर दी जाती है। जनरली ऐसे एरिया में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और ये सब बनती हैं। वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ये तय करती हैं कि उनके लिए क्या बेहतर है और किस तरह के कानून बेहतर है, क्या सोशल नॉर्म्स होने चाहिए, इनहेरिटेंस का क्या लॉ होना चाहिए, लैंड यूज किस तरीके से होनी चाहिए, ये वो सब लोग डिसाइड करते हैं। और कई बार जो उन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी ओवर पावर कर देती है, सब्जेक्टेड की गवर्नर उसे अप्रूवल दे दे। ये इन सब राज्यों में भी होता है और लद्दाख के लोग भी उसकी मांग कर रहे हैं। पहली बात, स्टेटहुड की मांग आप कर रहे हैं। आपको अगर स्टेटहुड दिया जाता है तो जम्मू कश्मीर कहेगा भैया हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है, और जब जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा तो आपको भी दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह का एक तरीके से कह सकते हैं सेंसिटिव ये एरिया है, अगर आप 6 शेड्यूल को मानते हैं उसमें कई दिक्कतें। सबसे पहली दिक्कत यह है कि सरकार के लिए वहां लैंड एक्विजिशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करने हैं तो आपको बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी। वहां पे जिस तरह के रेयर अर्थ के मिनरल्स हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए कई सारी दिक्कतें हो जाएंगी। सरकार को वहां पर जो अपने एयर बेसिस और बहुत सारी ऐसी चीजें डेवलप करनी है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। सरकार अभी फिलहाल वहां पे जो मिलिट्री डिप्लॉयड है, सरकार और वहां पे एक्स्ट्रा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की जो चर्चाएं चल रही हैं वो करना चाहती है, उसके लिए दिक्कतें हो जाएंगी। तो निश्चित तौर पर मांग सही है, मैं मना नहीं कर रहा, बीजेपी का मैनिफेस्टो भी कहता है कि 6 शेड्यूल में लाएंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको बैठकर वो मांग उठानी पड़ेगी, आपको बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन उसका ये जरिया नहीं है कि अचानक से एक कॉल हो कि भैया आज बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होगी, 35-40 हजार के लेह में हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं, आप बीजेपी का दफ्तर जला देते हैं, आप सीआरपीएफ के ऊपर हमला कर देते हैं, आप जो वहां पर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उसके दफ्तर को आग लगा देते हैं, और अभी कुछ लोगों के मृत्यु की भी बात आ रही है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद कुछ लोग उसमें डेथ भी हो गई है उनकी। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये प्रदर्शन एकाएक उग्र हो जाता है, वो भी कब, वो जब होता है कि जब 6 अक्टूबर को सरकार ऑलरेडी कह चुकी है कि भैया आइए आकर बैठकर बात करते हैं, उसके ठीक 2 हफ्ते पहले आप लद्दाख में ये लेह लद्दाख में ये कार्यक्रम कर देते हैं। अब जो निकल कर आ रहा है कि कार्यक्रम करने वाले कौन है, जो आप लेफ्ट हैंड साइड पर फोटो देख रहे हैं ये अपर लेह के काउंसलर हैं जो कांग्रेस से आते हैं, उनका नाम है तेंजिंग शिपांग करके उनका नाम है। आपको वो एक कोई हथियारनुमा चीज हाथ में लेके दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से वो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। और ये तेंजिंग साहब अभी कुछ समय पहले जब राहुल गांधी लद्दाख में गए थे उनके साथ भी स्पॉट किए गए। तो साफ नजर आता है कि कौन सा इकोसिस्टम है जो जो टॉक होने वाली है 6 तारीख को, उनको सफल नहीं होने देना चाहते, उसे डिरेल करना चाहते हैं कि कहीं बीच में से कोई ऐसा रास्ता ना निकल आए कि 6 शेड्यूल की भी बात हो जाए और सरकार को जो जो चीजें चाहिए वो भी हो जाए। और उसके बाद जो ये पूरा का पूरा आंदोलन कर रहे थे ये लेह एपेक्स बॉडी जो मोस्टली उसमें बुद्धिस्ट लोग हैं जो लेह लद्दाख को रिप्रेजेंट करती हैं, और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो आता है शिया मुसलमान है कारगिल के रीजन के, वो इन 2 संस्थाओं ने कॉल किया है। तो ये जब लोग साथ बैठते हैं और जब इस तरह का एक आमरण अनशन 10 तारीख से चल रहा है, और उसके बाद जब सरकार कहती है 6 तारीख को बैठते हैं, जुलाई में भी शायद बातचीत हुई थी, और बार बार कौन लोग हैं, किन लोगों के इंटरेस्ट है जो इसको डिरेल कर रहे हैं, इसको हिंसक बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि लद्दाख जैसा सेंसिटिव रीजन जहां चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता ही जा रहा है और भारत कुछ करना चाहे उससे पहले आप इस तरह का काम कर दें। तो सवाल ये भी। जी गायत्री जी। सारे मुद्दों पे तो बात हो गई, पर वहां के जो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर हैं जो इस पूरी डील को लीड कर जी रहे हैं उनके बारे में आपने जिक्र नहीं किया, जी क्यों? मैं हाँ हाँ आपने मैं वही मैंने कहा ना कि कौन है जो ये करना चाहता है। सवाल अब यहाँ आता है कि वो कौन है। देखिए, एक वहां पे फुनसुक वांगडू पिक्चर देखी होगी आपने, 3 इडियट्स, उसमें फुनसुक वांगडू था। वो लद्दाख का एक फुनसुक वांगडू है जिसका नाम है सोनम वांगचुक। आप ये देखिए, सबसे पहले सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति का प्रोफाइल किस तरीके से बड़ा किया जाता है। सबसे पहले फुनसुक वांगडू को भारत को अगर कोई व्यक्ति इंट्रोड्यूस करता है, भारत में मेन भारत मतलब मेन तो सारा ही है, मतलब जो बहुसंख्यक है उसके लिए वो करता है आमिर खान अपनी शो सत्य के ऊपर। उसके बाद आप देखते हैं कि 2008-2009 के अंदर सोनिया गांधी और उनके
साहबजादे चाइना जाते हैं, चाइना में एमओयू साइन होता है, वो वापस आते हैं और भारत में पिक्चर प्रोड्यूस होती है उसके बाद, उसका नाम है थ्री इडियट, और वहां से फुनसुक वांगडू की प्रोफाइल को देखिए कहां से कहां पहुंचाया जाता है। वही आमिर खान जिनकी मूवी जो भारत में नहीं चली और चाइना में 1000 करोड़ कमा के आती है। उसके बाद 2018 में फुनसुक वांगडू को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल जाता है, और रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस किस को मिलता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी जो हामी नेपाल, जिसने नेपाल के अंदर पूरा का पूरा केओस किया, उसमें भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड थे। भारत में भी कुछ रेमन मैग्सेसे अवार्ड है जो हिंडन नदी में माइक लेके कूद जाते हैं, ऐसे बहुत सारे। एक रेमन मैग्सेसे वाला दिल्ली झेल रहा है, तो वो उसी तरीके से उनके प्रोफाइल को बड़ा किया गया। फिर कहा गया भैया देखिए ये तो इकोलॉजी के बहुत बड़े इंसान है, वहां पे आइस स्तूपा बना रहे हैं, पानी की सारी प्रॉब्लम लद्दाख की सॉल्व हो जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ कुछ उसमें कहा गया। जब प्रोफाइल इतनी बड़ी हो जाती है तो सरकार ने ये कहा कि ठीक है साहब, आपके पास इतना विजन है, इतना ज्ञान है, इतने सारे आइडियाज हैं, तो एक काम करिए, आप हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग के नाम से एक इंस्टीट्यूट बनाइए। उसके लिए 2017 और 18 में इन्हें 134 एकड़ की जमीन दी जाती है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन होती है कि आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम है, इस टाइम के अंदर आपको ये प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जमीन लेके बैठ गए, जैसे होता था ना गांधी परिवार वाले अमेठी में कई कई सौ करोड़ एक एकड़ की जमीन कब्जा के बैठ गए कि भैया यहाँ फैक्ट्री लगेगी, ये लगेगा, और होता कुछ नहीं है। और राजीव गांधी ट्रस्ट उसे चलाता था, कुछ यही ये भी हो रहा था। सरकार ने कहा आपने उस दौरान आपने कोई भी काम शुरू नहीं किया है, तो 21 अगस्त को वो जमीन 134 एकड़ वापस ले ली जाती है। और अचानक से फुनसुक वांगडू को याद आता है साहब 10 तारीख से हम आमरण अनशन जाते हैं, भूख लगी, भूखे बैठेंगे, सब विरोध प्रदर्शन होगा। अचानक से ये सब क्यों हो जाता है? सवाल तो निश्चित तौर पर उठता है, और पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है उसे हाईजैक कर लिया जाता है। मैं कह रहा हूं डिमांड जायज है, उसे जायज तरीके से माना जाना चाहिए, आप उसके लिए आगजनी नहीं कर सकते। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो ये वांगडू साहब यानी ये वांगचुक साहब ये कहते हैं कि मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो इसे जानता ही नहीं हूं, मैं तो इन लोगों को जानता नहीं। साहब शहर में 35,000 की आबादी हो ना, 40,000 की आबादी, लगभग हर कोई तीसरे चौथे आदमी को जानता ही है। और आप जैसी पब्लिक फिगर है जिसकी इतनी पब्लिक डीलिंग है, इतने लोगों से आप रोजाना मिलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप जातर को जानते होंगे, फेशियल स्ट्रक्चर हो और बहुत सारी चीजों से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि भैया ये लद्दाखी है, ये लेह वाला है कि नहीं है। और उसके बाद आप पीछे हट जाते हैं क्योंकि आपको डर है कि अब डंडा चलेगा दिल्ली से, क्योंकि जिस हाईली सेंसिटिव जोन में आपने सब किया। और ये कौन व्यक्ति है? ये वांगचुक साहब वो व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कश्मीर में प्लेबसाइट होना चाहिए। ये वो व्यक्ति है जिसने राम और सीता पे वो भद्दी टिप्पणियां की हैं जिसको मैं यहाँ कह नहीं सकता। ये वो व्यक्ति है जो ये कहता है कि अग्निवीर के जो स्कीम है उसके उससे आर्मी के जो जवान हैं उनका जो मोराल है वो डाउन हो गया। ये वो व्यक्ति है जो मोहम्मद यूनुस से मिलता है। आप ये देखिए, एक नोबेल प्राइज विनर है, एक वेमन मैग्सेसे अवार्ड विनर है, आप उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या दर्शाता है कौन कौन किस किस के एजेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो ये भाई साहब हैं, ये भाई 6 फरवरी इसी साल पाकिस्तान गए थे क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी, ब्रीथ पाकिस्तान, जो वहां पे डॉन न्यूज का एक अखबार है वो ऑर्गेनाइज करा रहा था। जैसे इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया बड़े न्यूज़पेपर है, वो उसी लेवल का आता है पाकिस्तान में डॉन न्यूज। वहां पर जाकर ये व्यक्ति मिलकर आता है। सवाल, आपको वो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस क्यों अटेंड करनी थी? जो एडवर्सरी है, जो भारत के खिलाफ जो पूरा का पूरा माहौल तैयार कर रहा है, आपको वहां क्लाइमेट चेंज करना था। अरे दुनिया में 200 देश पड़े हैं भैया एक्स्ट्रा, आप वहां जाके कर लेते, लेकिन आपको पाकिस्तान जाना था। और उससे महत्वपूर्ण सवाल, भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में कौन से वो अधिकारी हैं जो क्लियरेंस देते हैं ऐसे लोगों को कि भैया आप जाइए पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए? सवाल यहाँ पर उन पर भी, इसलिए बार बार कहा जाता है सरकार उनकी सिस्टम हमारा, तो सिस्टम में वो कौन लोग बैठे हैं जो ऐसे लोगों को वो मौका देते हैं कि वहां चले जाए। और आपने जो ये फोटो शेयर की है, ये वही काउंसलर साहब है कांग्रेस के जो आपको हथियार लेके दिखाई दिए थे अभी एक फोटो में, और वो राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं। और राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले भी वहां पर गए थे। तो अचानक से जो जेंजी हो रहा है ना नेपाल में, और यहाँ पर भी जेंजी आंदोलन दिखाने का प्रयास है। भारत में भी बहुत सारे नेता हैं, एक्टिविस्ट हैं, सो कॉल्ड टीचर्स हैं, हर कोई उतर पड़ा है ना कि जेंजी का आंदोलन होगा, अपने अपने हिसाब से वो जेंजी का आंदोलन को गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब इससे भी एक प्रोजेक्ट है, और अगर सरकार स्ट्रिक्ट नहीं होती है तो जो लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उनका इस्तेमाल किया जाएगा इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करने के लिए, जैसे नेपाल में हुआ था। तो इसलिए ध्यान देने की जरूरत है, बहुत कुछ है। I was one of the first YouTubers. मैंने और गिरधर मामड़ी जी ने आज नहीं तकरीबन 8-9 महीने पहले
हमने इनको एक्सपोज करना शुरू किया था, फुनसुक वांगडू को। दलाई लामा के ऊपर भी कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी हमने। अगर व्यूअर्स गूगल करेंगे तो उन्हें वो वीडियोस मिल जाएंगी। नाउ ही फुनसुक वांगडू तो अभी रिसेंटली इनके 135 एकड़ की जमीन जो कैंसिल कर दी गई, उससे बड़ी मिर्ची लगी हुई है, जिसका भी आपने जिक्र किया। कहा जा रहा है ये उसी की रिटेलिएशन में हो रहा है। जी। जी बिल्कुल। आप 134 एकड़ देखिए, ऐसे लोगों को तो ये लगता था ना, जमीन आ गई है, कौन देख रहा है सरकार में, अब कब्जा करके बैठ जाओ, किसी को कुछ भी कहते रहो, सरकार को गाली भी देते रहो। अभी तक तो ये सिस्टम हो रहा था, लेकिन ये सरकार बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है, चेक करती है, भैया आप क्या क्या कर रहे हो, आप कहाँ कहाँ किस किस के साथ आपके हाथ हैं। और ये देखिए, ये चीजें कब हो रही है, ये चीजें जब हो रही हैं इस हाईली सेंसिटिव बॉर्डर के ऊपर, उस रीजन के ऊपर, जब भारत धीरे से चाइना की तरफ जाता दिखाई देता ना, तो कहीं से चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं अचानक से। अच्छा, चलो, हम आपकी जो दुखती नब्ज है उसको दबाने के लिए कहीं से कुछ एक्टिवेट कर देते हैं। और ये व्यक्ति क्या कह रहा है, फुनसुक वांगडू आज बयान दे रहा है, अरे साहब वो जो सरकार मीटिंग कर रही है 6 तारीख को, हमें तो बुलाया ही नहीं है, मुझे आउटकास्ट कर दिया। भैया मीटिंग में जाने संस्थाएं लद्दाख लेह एपेक्स काउंसिल है, उसमें जाने वाली जो एपेक्स बॉडी है, जाने वाले कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, वो तय करेंगे ना उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन है। उन्होंने आपको नहीं लिया, जो 2 4 5 7 10 आदमी जो भी जाने हैं सरकार से बात करने के लिए, गृह मंत्रालय से बात करने के लिए, अगर वो नहीं ले जा रहे, इसमें सरकार की क्या गलती है, आप जाके उनके सिर पर चढ़ो, भैया मुझे क्यों नहीं रख रहे, मैं तो बहुत बड़ा नेता हूं, मैंने तो इतने बड़े बड़े काम किए, मुझे रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। उन्हें समझाओ ना, सरकार पे सवाल उठा रहे हो और कह रहे हो भैया कांग्रेस तो यहाँ 5,000 आदमी भी इकट्ठा नहीं कर सकते, तो ये फोटो और वीडियो में कौन दिखाई दे रहा है। कह रहे नहीं नहीं, वो उसके गांव के 2 लोग भर्ती थे ना, वो देखने गए, हथियार लेके देखने गए, खाने का टिफिन लेके फल लेके जाता तो मैं समझ भी आता। तो किस तरीके से कवर किया जा रहा है एक दूसरे के कामों को, ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक बड़ी टूल किट है, एक बड़े ग्रैंड प्लान ग्रेट गेम का ये सब कुछ हिस्सा है, जिसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास है। हर जगह बिसाते बिछाई गई हैं, किस जगह की चाल कब चलनी है वो समय के हिसाब से चली जाती है। फिलहाल जो चाल है वो लद्दाख के अंदर चली गई है, और उसमें बहुत सारे मिनियंस हैं, बहुत सारे इसमें टूल किट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें एक्टिव हैं। आपको अगर सरकार अच्छे से एक्शन नहीं लेती है तो ये इंटेंसिफाई भी हो सकता है। अब सरकार की जिम्मेदारी है इसे किस तरीके से कंटेन किया जाए। लेकिन अभी वहां पे जो पहले धारा 144 होती थी, शायद अब 163 होती है बीएनएस में, वो ऑलरेडी लगा दी गई है। कोई पब्लिक रैली नहीं हो सकती है, कोई लाउड स्पीकर लेकर नहीं घूम सकता है, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, वो ऑलरेडी उस रीजन में लगा दिया गया है। थोड़ी सी आबादी है, संभव तक कंट्रोल भी हो जाएगी चीजें, लेकिन ध्यान रखिएगा हमारी नजर लेह के ऊपर है। 2 जगह और नजर रखिएगा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड, वहां पर भी छोटे छोटे आंदोलन टाइप करने का प्रयास चल रहा है। कुछ छात्रों को उत्तराखंड में उतारा गया है, महाराष्ट्र में भी कुछ आज थोड़ा सा हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। तो धीरे 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 इंटेंसिटी आपको अलग अलग जगह में भारत के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देगी। महाराष्ट्र और उत्तराखंड में जो हुआ है उसका कनेक्शन एक ग्रुप से है, जो 4 सितंबर को अचानक से पैदा हुआ है, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी किया था। आई लव मोहम्मद। वो ग्रुप ऐसा अचानक से कहां से आया, गॉड नोज। पोस्टर्स उत्तराखंड में तो छात्रों को उतारा गया, छात्रों को उतारा गया, काशीपुर में किया गया, पुलिस वालों की वर्दियां फाड़ी गई, वैन को तोड़ दिया गया। फिर जब रात को मतलब टोपी वालों की अच्छी आवभगत हुई, इलाज हुआ, तो थोड़ा सा कंट्रोल में आए। बट ये है, अगर आप पूरे भारत में देखेंगे तो जैसा कि एक स्टेटमेंट दिया था युवा नेता ने कि केरोसिन छिड़का जा चुका है, तो ये केरोसिन एक्चुअली में छिड़क रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और पूरे भारत में छिड़क रहे हैं। दिस इज नॉट जस्ट कोइंसिडेंस। लद्दाख आप देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए। अब जहां जहां ये जा रहे हैं वहां वहां केरोसिन की बदबू आ रही है। जी शिवम। देखिए ऑडेसिटी देखिए उन लोगों की, वो पहले से बताते हैं 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, केरोसिन बिछा दिया है, हम जहां चाहेंगे वहां जाएंगे, बिना सीआरपीएफ सीआईएसएफ इन सबको बताए हुए। आप ये देखिए किस हद तक उन्हें कॉन्फिडेंस है कि ये सरकार हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। तो निश्चित तौर पर सवाल वहां पर भी है कि भैया कब तक रोटी पकाई जाएगी, कब तक खिचड़ी ठंडी की जाएगी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सरकार को भी इसमें प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। निश्चित तौर पर बहुत चीजें देखिए, पीएफआई थी, हम सवाल उठाते रहे, अचानक से क्रैकडाउन हुआ आज पीएफआई का, आप समझ लीजिए क्या हासिल है। शायद सरकार उसका इंतजार कर रही है, और राजी को भी इंतजार है, इन नेताजी को भी इंतजार है मेरी गिरफ्तारी हो। ये जो नेता है चाहते हैं ताकि फिर इंटेंसिफाई हो कि देखिए भारत में डेमोक्रेसी खत्म है, अपोजिशन को दबा दिया है, आंदोलनकारियों को दबा दिया, ये भी वो चाहते हैं। तो जो ये फाइन बैलेंस है, जो पतली डोरी है जिसके ऊपर आपको चलना है,
सरकार कब तक बैलेंस करती है, बस इसी का इंतजार। जी। एंड रिमेंबर लद्दाख में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन बहुत रहती है, हिंदूज हैं, काफी मान्यता रखते हैं अपने धर्म के प्रति। काफी हद तक वहां पर भी कन्वर्जन रैकेट बहुत तेजी से चल रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी की तरफ हो चाहे वो इस्लाम की तरफ हो, दोनों तरफ के लोग लगे हुए हैं उनको सैंडविच करने के लिए। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होगा, बट ये है कि तो मेरा सवाल जी। देखिए, हाँ आपने बुद्धिस्ट वाली बात कही, तो मेरा सवाल उन दो लोगों से है। एक तो जो भारत में बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट ग्रुप, न्यू बुद्धिस्ट जो घूम रहे हैं, जो हिंदुओं को गाली देते हैं, जो दुर्गा के ऊपर ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते हैं, हमारे चीफ जस्टिस साहब क्या क्या कह रहे हैं, भैया आपको ध्यान नहीं जा रहा कि लद्दाख में क्या हो रहा है। और दूसरा वो ग्रुप जो धर्मशाला में बैठा है, आपको सबसे बड़ा झंडा बरदार कह रहा है, वो किस चीज का इंतजार कर रहा है? अगर कन्वर्जन इस हद तक पहुंच गया है, जो एसजीपीसी गलती पंजाब में कर रहा है ना, यही गलती वो कर रहे हैं, और गलती नहीं कर रहे हैं, ये सब सुनियोजित है, सब कनेक्टेड है, सब जानते हैं क्या हो रहा है, और सब जानबूझकर आंख मूंदते हैं। तो इसलिए ग्रैंड पिक्चर को देखेंगे ना, तो चीजें बहुत कुछ भारत के अंदर चल रहा है। जी, चल रहा है, तभी मैंने कहा आगे आने वाले कुछ समय बहुत मुश्किल वक्त रहेगा। सचेत रहिए, संभल कर रहिए, ध्यान रखिए अपने आसपास। किसी भी अगर ऊट पटांग एलिमेंट्स या मैसेजेस को आप देख रहे हैं तो उस पे नजर बनाकर रखिए। मेरा जो नंबर है जिस पे आप कंट्रीब्यूट करते हैं उस पर आप मुझे इंफॉर्मेशन भी भेज सकते हैं। कॉल करने का फायदा नहीं है, वो कॉल मेरे तक नहीं आती है, सभी को पता है। बट येस, इफ यू वांट टू सेंड सम इंफॉर्मेशन, इट इज देयर, राइट योर नेम, नंबर एंड एनी वीडियो और एनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू शेयर, सेम नंबर पर आप भेज सकते हैं। जी शिवम, आप कुछ ऐड करना चाह रहे देखिए हैं? हमारा काम इंफॉर्मेशन देना है, सतर्क करना है, एक्शन लेने का काम सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का है। दूसरी चीज, कोई भी वीडियो आए, कोई भी मैसेज आए, मतलब नेपाल के परिप्रेक्ष्य में, लद्दाख के कहीं पर भी, पहले वो सही है या नहीं वो जांच लें, क्योंकि बहुत सारा ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन है उसको फ्लोट किया जाएगा ताकि रिएक्शन हो, फिर उसका एक्शन हो और चीजें और खराब हो। तो बहुत संभल कर चलने की चीज है, नजर बनाए रखिए, उस पर बहुत ओवर रिएक्ट मत कीजिए। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। जी, थैंक यू सो मच शिवम फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले जैसा कि मैंने कहा, मेरे ट्विटर हैंडल, मेरा टेलीग्राम सभी स्क्रीन के ऊपर है। प्लीज फॉलो मी देयर सो दैट यू हैव 24/7 ऑल द अपडेट्स। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, मेरा डेडिकेशन पसंद आता है, आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। शिवम का चैनल है शिवम चौधरी ऑफिशियल, उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद। जय हिंद।